देखो, आज स्टीरियोकेमिस्ट्री का हमारा फर्स्ट लेक्चर है। वैसे तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ वही पॉइंट कवर करेंगे जो आप लोगों के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और जो टॉपिक्स से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो इसके अलावा जो एक्स्ट्रा पार्ट है हम उसको कवर नहीं करेंगे। देखो, यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमर भी है, लेकिन मैं शुरुआत एक रिएक्शंस की हूँ, क्योंकि आप लोग को मेनली एग्ज़ाम्स में रिएक्शन दी जाती है और आप लोग को पूछा जाता है कि ये प्रोडक्ट बना है, वो इनएंशियोमर है, आइडेंटिकल है। ये सब क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं, इसलिए मैं स्टार्ट ये रिएक्शंस की हूँ, ताकि जब आप लोगों को रिएक्शन दिखे तो आप लोगों को याद आए कि हाँ, हम तो स्टीरियोकेमिस्ट्री के स्टार्ट में ही हम ये पढ़ कर आए, तो आप लोग इजीली उसको अटेम्प्ट कर लो। देखो, सबसे पहले तो स्टीरियोकेमिस्ट्री से आप लोग के माइंड में क्या आ रहा होगा? कुछ ये चीज़ें यहाँ पर कुछ ऐसे ही हम वेज लाइन ड्रॉ करते हैं, कुछ डैश लाइन, ऐसे कुछ इन प्लेन ड्रॉ करते हैं। आप लोग के माइंड में ये सब आ रहे होंगे। और इसके अलावा हम कुछ ये भी निकालते हैं, RS, ये सब आप लोग पढ़े हो। और स्टीरियोकेमिस्ट्री से आप लोग के माइंड में ये सब आ रहा होगा, कुछ भी RS या फिर वेज लाइन, डैश लाइन, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम ये सबको इंक्लूड करते हैं। लेकिन देखो, सबसे पहले तो मैं रिएक्शन लिखी। देखो, ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड में हम क्या ऐड करवाए? सी एन माइनस क्या कर रहे हैं? एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहे हैं। देखो, सी एन माइनस ये यहाँ पर ये कार्बन पर अटैक करेगा और जो ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो जाएंगी सिंगल बॉन्ड में, और ऑक्सीजन में निगेटिव चार्ज बनेगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। अब ये जो सी एन है ये यहाँ पर अटैच हो गया आकर, और जो कार्बन ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड थी वो सिंगल बॉन्ड हो गई, और यहाँ पर ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आ गया। अब हम क्या करवाएंगे? वर्कअप करवाएंगे। वर्कअप करवाने के लिए हम H3O यूज़ करेंगे, H3O प्लस। अब ये क्या है? देखो, यहाँ अगर हम H2O लेंगे, H2O, उसमें से हल्का सा H प्लस मीन्स एसिड ऐड कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? H3O प्लस। H3O प्लस को हम वर्कअप के लिए यूज़ करते हैं। देखो, यहाँ पर ये माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज क्या करेगा? H प्लस को ले लेगा, H प्लस को लेकर OH बना देगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर क्या हुआ? O माइनस था जो OH में चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि क्या सिर्फ यही एक प्रोडक्ट हमें मिलेगा या फिर और भी कुछ प्रोडक्ट मिलेंगे, या फिर हमें बस एक प्रोडक्ट एंड में मिल जाएगा? तो देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक प्रोडक्ट तो नहीं बनेगा, यहाँ पर दो टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। देखो, एक ये, दोनों 50-50% बनेंगे। अब बात ये है कि दोनों प्रोडक्ट बन कैसे रहे। देखो, ये CN, ये पूरा जो मॉलिक्यूल है ना, ये इन प्लेन है। आप लोग को पता होगा कि जो एल्डिहाइड है पूरा जो मॉलिक्यूल है वो इन प्लेन होता है। तो अगर हम CN का अटैक करवाएंगे, अगर CN का अटैक हम ऊपर से करवाएंगे, अगर देखो यहाँ CN जो अटैक है वो अबव से कर रहे हैं, मतलब ऊपर साइड से, ये कार्बन जो है इसके ऊपर से ये अटैक कर दे रहा है CN, तो ऑटोमेटिकली जो ऑक्सीजन है ये पीछे चला जाएगा और जो CN है वो आगे आ जाएगा। देखो, जैसा कि ये मॉलिक्यूल में आप लोग देख सकते हो कि जो CN था वो अबव से अटैक किया, अबव से अटैक करने की वजह से जो ऑक्सीजन था वो पीछे चला गया। तो इसको हम किससे शो किए? डैश लाइन से। और CN को हम किससे शो किए? वेज लाइन से। वेज लाइन का मतलब ये है कि जो CN है वो अबव प्रेजेंट है, मीन्स वो हमारी तरफ प्रेजेंट है, और जो OH है वो बिलो प्रेजेंट है, मीन्स वो हमसे दूर जा रहे हैं। एक प्रोडक्ट तो ये पॉसिबल है। अब दूसरा प्रोडक्ट कौन सा पॉसिबल है? अगर CN ये फ्रंट से अटैक ना करते हुए पीछे से आकर अटैक करेगा, मीन्स जो कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड है, ये पूरा मॉलिक्यूल है हमारा, तो ऑक्सीजन इसके पीछे से आकर अटैक करेंगे। देखो, अगर हम पेपर पर देखेंगे तो पीछे से अटैक, तो मतलब ये ऐसे यहाँ से पीछे से आकर पूरा अटैक करेगा, तो ये तो बता पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि जो CN है ये कार्बन के पीछे से अटैक कर रहे, तो अगर ये कार्बन CN जो है कार्बन के पीछे से अटैक करेगा तो ये ऑक्सीजन है ये आगे आ जाएगा और जो CN है पीछे चला जाएगा। तो इसको हम कैसे शो करेंगे? CN पीछे है तो हम इसको डैश लाइन से शो करेंगे, और जो OH था वो आगे आ गया तो इसको हम वेज लाइन से शो करेंगे। देखो, हमें ये दोनों प्रोडक्ट मिल सकते हैं, दोनों प्रोडक्ट के मिलने की पॉसिबिलिटी जो है 50-50% है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। ये जो मॉलिक्यूल है हमारा एल्डिहाइड, यहाँ पर अबव से भी अटैक पॉसिबल है, और ऑब्वियसली जो अटैक है वो बिलो से भी पॉसिबल है। तो हमें यहाँ पर दो प्रोडक्ट मिलेंगे और दोनों ही 50-50% होंगे।
और देखो हम ये दोनों प्रोडक्टों को बोल सकते हैं कि ये दोनों जो है ये इनेंशियोमर है। क्या है? इनेंशियोमर। अब इनेंशियोमर मीन्स क्या? देखो इनेंशियोमर रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट आइदर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड एंड दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। देखो आप लोग पढ़े ही होंगे कि जो इनेंशियोमर्स होते हैं वो अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट वहाँ से पास की जाए तो जो प्लेन होती है लाइट की उसको आइदर लेफ्ट यहाँ पर राइट हैंड साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड उसको रोटेट कर देती है। अगर देखो ये प्लेन है, यहाँ से हम कोई भी लाइट पास कर दी तो ये धीरे धीरे हमें इस तरह से झुकती हुई नज़र आएंगी। मीन्स ये राइट हैंड साइड रोटेट हो रही है। या फिर ये भी एक पॉसिबिलिटी है, अगर हम यहाँ से लाइट को पास करेंगे तो ये कुछ इधर साइड भी हमें ऐसे झुकती हुई नज़र आएंगी। मीन्स इसका मतलब क्या है कि जो हमारी लाइट थी, लाइट की जो प्लेन है वो रोटेट हो रही है किस साइड? ये रोटेट हो रही है लेफ्ट हैंड साइड। देखो ये क्या है? इनेंशियोमर। इनेंशियोमर कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल है जो लाइट को रोटेट करेंगे आइदर राइट और लेफ्ट। और देखो जो मॉलिक्यूल है वो कायरल होना चाहिए। अब कायरल मीन्स क्या? देखो यहाँ पर डिफिनेशन लिखी है, द एनी एटम इन विच द 4 एटम और ग्रुप ऑफ एटम अटैच्ड आर डिफरेंट। देखो ये कार्बन ही जनरली 4 वैलेंसी शो करता है, इसीलिए यहाँ पर मैं डायरेक्टली कार्बन के बारे में लिख दी हूँ। कार्बन एटम इन विच 4 अटैच्ड ग्रुप आर डिफरेंट आर कॉल्ड एज कायरल सेंटर। कायरल सेंटर इसके अलावा नाइट्रोजन भी हो सकता है और फॉस्फोरस भी हो सकता है, लेकिन हम नॉर्मली जिसका पढ़ेंगे वो कार्बन में। मैं यहाँ पर डेफिनेशन में कार्बन का यूज़ की हूँ कि अगर कार्बन पर जो 4 ग्रुप अटैच है, देखो ये जो 4 ग्रुप अटैच है, 4 ग्रुप ऑफ एटम या फिर एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जो भी कार्बन पर अटैच है, अगर वो चारों डिफरेंट रहेंगे। देखो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर CN है, OH है, H है, R मीन्स अल्किल ग्रुप। तो यहाँ पर चारों क्या है? अलग अलग है, मीन्स चारों डिफरेंट है। इसीलिए जो कार्बन है यहाँ पर ये कायरल सेंटर है। तो अगर इनेंशियोमर होने के लिए पहली शर्त तो ये है कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो कायरल होना चाहिए या फिर हमारे मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर हमारे मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर प्रेजेंट रहेगा तभी वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर पाएंगा आइदर राइट और लेफ्ट साइड। देखो यहाँ से ही हम कैलकुलेट करते हैं R और S। अभी मैं R और S पर नहीं जा रही हूँ, हम R और S निकालना बाद में सीखेंगे। देखो यहाँ पर एक और एग्जांपल लूँ। ये तो मैं आप लोगों को ऊपर वाला बताई कि अगर कार्बन पर जो 4 एटम अटैच है वो डिफरेंट रहेंगे तो हम उसको कायरल सेंटर बोलेंगे। लेकिन देखो ये जो एग्जांपल ली हूँ मैं, यहाँ पर कार्बन पर जो 2 ग्रुप लगे हैं R, ये दोनों सेम है, मीन्स ये दोनों सेम अल्किल ग्रुप है। अगर हम इसको एग्जांपल देखें तो यहाँ पर दोनों पर CH3 हो सकता है, तो हम ये दोनों ग्रुप लिए। अब ये दोनों ग्रुप सेम है, ऐसा कोई एटम लिए। देखो ये तो जनरली कीटोन है, ये था हमारा, ये हाइड्राइड था, ये कीटोन है। कीटोन अब यहाँ पर हम CN का अटैक करें। अब CN का अटैक वापस वैसे ही होगा, या तो CN ये कार्बन पर जब अटैक करेगा तो या तो वो अबव से करेगा या तो बिलो से करेगा। कार्बन ये ऊपर से भी अटैक कर सकता है या तो पीछे से आकर भी अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर हमें 2 तरीके की प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। एक में जो CN है ये अबव रहेगा और एक में जो CN है ये बिलो रहेगा, और जो ये ऑक्सीजन है एक में बिलो रहेगा और एक में अबव रहेगा। ये दोनों प्रोडक्ट 50-50% बनेंगे। देखो अगर यहाँ पर हमें 2 इनेंशियोमर मिलेंगे तो इसको हम बोलेंगे रेसमिक मिक्सचर। देखो ये जो 50-50% हमें मिला है इसको हम बोलेंगे रेसमिक मिक्सचर, और बोथ आर इनेंशियोमर एंड आर इन 50-50% इन रेशो। यहाँ पर अगर रेशो की बात की जाए तो 50-50% रेशो है और दोनों इनेंशियोमर है और इसको हम बोलेंगे रेसमिक मिक्सचर। लेकिन ये दोनों जो है, अब ये दोनों पर जो R ग्रुप लगे, अब ये तो कायरल सेंटर नहीं है ना, इनेंशियोमर होने के लिए कायरल सेंटर का प्रेजेंस होना ज़रूरी है। यहाँ पर तो कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर जो 2 ग्रुप लगे वो सेम है। अगर ये कार्बन पर चारों ग्रुप डिफरेंट रहते तो हम बोलते कि ये कायरल सेंटर है, लेकिन अभी ये कार्बन है, इस पर 2 ग्रुप सेम है, 2 ग्रुप डिफरेंट है, तो हम इसको कायरल नहीं बोलेंगे। तो ये इनेंशियोमर तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये चारों ग्रुप सेम नहीं, मतलब चारों ग्रुप सेम ना हो, ये यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। 2 ग्रुप तो सेम ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे? ये दोनों को हम बोलेंगे आइडेंटिकल। देखो
आइडेंटिकल, आइडेंटिकल हम ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल को बोल सकते हैं जिसको हम अगर 180 रोटेट करेंगे। देखो अगर ये मॉलिक्यूल को हम 180 डिग्री रोटेट करने जाएंगे तो ये मॉलिक्यूल जो है ये मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर ये मॉलिक्यूल को हम 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल है। अगर हम 180 डिग्री रोटेट करने जाएंगे दोनों मॉलिक्यूल को तो इसीलिए हम दोनों मॉलिक्यूल को आइडेंटिकल बोलेंगे। और वो एक दूसरे पर मीन्स अगर वो रोटेट हो जाएंगे तो दोनों सेम हो जाएंगे, सेम होकर एक दूसरे पर सुपर इम्पोज भी हो सकते मीन्स ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं रहेंगे और दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोज भी हो जाएंगे। देखो ये जो था ना ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है और ये जो है ये सुपर इम्पोजेबल है, ये दूसरे पर सुपर इम्पोज हो सकते हैं। देखो अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ एग्जाम्पल से तो देखो ये वैसे तो ये चारों अलग अलग हैं, आप लोग मान लेना कि चारों सेम है। हाँ देखो यहाँ पर ये दोनों जो पेन है वो इन द प्लेन है और ये वाली प्लेन है, ये जो पेन है ये हमारी तरफ आ रही है और जो ये वाली पेन है ये पीछे की तरफ जा रही है। ये दोनों जो आर ग्रुप है समझ लीजिए ये दोनों सेम है और यहाँ पर CN लगाए और यहाँ पर ऑक्सीजन लगाए O-। अगर हम ए पूरा हमारा मॉलिक्यूल है इसको 180 डिग्री रोटेट करेंगे मीन्स ये जो ये बिलो जा रहे हैं इसको अबव लाएंगे और जो अबव जा रहे हैं उसको बिलो कर देंगे। देखो अगर हम इसको ऐसे पूरा रोटेट भी कर देते हैं तो थोड़ा कंसिडर कर लेना। देखो अभी तो ये दोनों एक्सचेंज हो गई है लेकिन आप लोग जो आर यहाँ पे दो ग्रुप हो दोनों तो सेम है तो हम मानेंगे ये दोनों हम सेम ही है। और ये जो था ये अब पहले बिलो था अभी अबव आ गई है और जो अबव था वो बिलो हो गए है। देखो ये CN पहले अबव था, अगर 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो CN बिलो हो जाएगा और ऑक्सीजन जो अबव था अगर इसको 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये अबव हो जाएगा। तो ऐसे ही एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहेंगे तो हम दोनों क्या बोलेंगे आइडेंटिकल, जो दोनों मॉलिक्यूल है ये आइडेंटिकल है। देखो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ये जो वेज लाइन है, वेज लाइन इसका मतलब जो हमारा मॉलिक्यूल है वो टूवर्ड द ऑब्जर्वर है और जो डैश लाइन है इसका मतलब क्या है जो हमारा मॉलिक्यूल है ये एटम है वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है। और अगर हम ये प्लेन लाइन का यूज़ कर रहे हैं, प्लेन लाइन का मतलब देखो अगर हम प्लेन लाइन यूज़ कर रहे हैं तो प्लेन लाइन का मतलब ये है कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो इन द प्लेन है। देखो यहाँ पर एक थैलिडोमाइड डिज़ास्टर ये हुआ था, ये बहुत पुरानी बात है। कब की बात है? 1956 की। अब थैलिडोमाइड डिज़ास्टर ये है क्या चीज़? देखो बेसिकली ये थैलिडोमाइड है ये एक ड्रग है। देखो 1956 में क्या हुआ कि ये ड्रग बनी थैलिडोमाइड। किसने बनाई है ये ड्रग को? जर्मनी ने थैलिडोमाइड नामी एक दवा बनाई। अब उन्होंने क्या समझा कि ये ड्रग है ये बहुत ज़्यादा सेफ़ है और बहुत ज़्यादा एक्टिव भी है, तो उन्होंने उसको यूज़ किया एज अ माइल्ड स्लीपिंग पिल के तौर पर थैलिडोमाइड ड्रग यूज़ करने लगे। और ये ड्रग जो है वो जनरली प्रेग्नेंट वुमेन को दी जाती थी। प्रेग्नेंट वुमेन इसको यूज़ करते थे एज अ स्लीपिंग पिल और बहुत लॉन्ग टाइम तक वुमेन जो थी वो यूज़ करती रही। लेकिन फिर अचानक एक रिपोर्ट के मुताबिक ये सामने आया कि वो पीरियड में जितने भी बच्चे पैदा हुए थे उसमें से 10,000 बच्चे जो थे वो पैदा हुए थे डिफॉर्म्ड लिम्स के साथ। देखो यहाँ लिखा है नियरली 10,000 न्यू बॉर्न बेबीज़ हैव डिफॉर्म्ड लिम्स। मीन्स जो 10,000 बेबी थे वो रखते थे डिफॉर्म लिम्स, उसके उनके जो लिम्स थे वो डिफॉर्म थे। मीन्स वो जो उनके हाथ पाँव थे, हाथ या पैर, तो वो नॉर्मल नहीं थे, उनका शेप एक नॉर्मल इंसान के जैसा नहीं था, थोड़ा वो डिफॉर्म था। और उसमें जो 50% बेबी थे वो वही सर्वाइव कर पाए, 50% बेबी की डेथ भी हो गई। तो इस पर बहुत ज़्यादा काम किया गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मीन्स जो बच्चे हो रहे हैं उनके हाथ पैर सही नहीं हैं और उनकी डेथ भी हो जा रही है। तो बाद में मालूम पड़ा कि जो थैलिडोमाइड ड्रग प्रेग्नेंट वुमेन को दी जा रही है प्रॉब्लम इसमें है। अब प्रॉब्लम क्या थी कि उसमें 2 इनेंशियोमर प्रेजेंट थे। ये ड्रग है, देखो ये ड्रग का स्ट्रक्चर है, ये जो बना है ना ये ड्रग का स्ट्रक्चर है।
देखो यहाँ पर ये एन से जो अटैच है ये यहाँ पर वेज लाइन से अटैच है और यहाँ पर डैश लाइन से अटैच है। अगर हम इसकी आर एस निकालने जाएंगे तो ये जो है ये आर एनेंशियोमर है और ये जो है ये एस एनेंशियोमर है। तो अब ये हम बाद में कैलकुलेट करना सीख लेंगे आर और एस। मैं आप लोग को अब इसके बारे में बता रही थी। तो ये जो आर एनेंशियोमर था वो सेफ़ था और जो एस एनेंशियोमर था वो सेफ़ नहीं था। अब ऑब्वियसली जो आर एनेंशियोमर है वो सेफ़ है तो वही एज ए ड्रग यूज़ किया जाता था और वही प्रेग्नेंट वुमेन को दिया भी जाता था। लेकिन बाद में फिर रिसर्च से ये पता चला कि हम आर एनेंशियोमर तो दे रहे और वो सेफ भी है, लेकिन वो बॉडी की बायोलॉजिकल कंडीशन में थोड़ा इंटर कन्वर्ट जो हो जा रहा है, अपने आप को थोड़ा रीअरेंज कर ले रहे आर एनेंशियोमर, और आर एनेंशियोमर जो है वो कन्वर्ट हो जा रहा है एस एनेंशियोमर में। और फिर एस एनेंशियोमर वो तो सेफ़ नहीं है ना, वो तो बेबी के लिए हार्मफुल साबित हो रहा था। तो देखो ये बताने का मकसद ये सिर्फ यही था कि सिर्फ आर और एस इतना मतलब हल्का चेंज होने से मतलब कितनी ज़्यादा उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही है। एक जो सेफ था सिर्फ ये लाइन के वेज और डैश होने की वजह से वो इतना ज़्यादा अनसेफ हो गया। तो हमें यह बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि आर जो है वो हम उसको आर ही लिखे और जो एस है उसको एस ही लिखे, क्योंकि आर और एस एनेंशियोमर के चेंज होने से मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। देखो ये जो डिज़ास्टर है थैलिडोमाइड डिज़ास्टर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हो सकता है आप लोग के एग्ज़ाम्स में पूछा भी जा। देखो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये तो डिज़ास्टर की बात थी, अब हम आगे का देखते हैं। देखो अगर हमें ये एक ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिया जाए, आप लोग ये स्ट्रक्चर तो देखते ही आ रहे हो, ये 11th 12th हो BSc MSc सब जगह आप लोगों ने ये देखा हो। तो अगर हमें ये ड्रॉ करके दे दिया जाए तो हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? एक तो पॉसिबिलिटी है कि हम इसको सिंपली ऐसे लिख दें। देखो ये कार्बन पर CH3 CH2 CH2 CH3, तो हम इसको सिंपली ऐसे लिख देंगे। एक तो पॉसिबिलिटी है कि हम इसको एकदम प्रॉपर वेज और डैश के फॉर्म में ऐसे लिखें, और एक तो पॉसिबिलिटी है कि हम इसको ऐसे लिख दें। ये दोनों स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? ये जो देखो ये हम ऊपर ही लेके जा रहे हैं, ये वेज और डैश लाइन, इसको ये ऊपर अगर कार्बन जा रहे तो इसको हम ऊपर लेके जा रहे, और अगर ये नीचे जा रहे हैं तो हम इसको नीचे से ड्रॉ कर दें। और ये मॉलिक्यूल में हम क्या किए कि जो कार्बन था वो ऊपर था, ये जो कार्बन था ऊपर था, लेकिन हम जो ये ड्रॉ किए लाइन वेज और डैश इसको नीचे कर दिए। और यहाँ पर हम क्या किए, ये जो कार्बन मॉलिक्यूल है वो नीचे था और ये वेज और डैश लाइन जो थी हम ऊपर ड्रॉ कर दिए, और इसमें हम ऊपर था तो ऊपर ड्रॉ किए, नीचे तो नीचे ड्रॉ किए। देखो ये जो एक मॉलिक्यूल हमें जिगजैग दे दिया गया, तो इसको हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी, या फिर ऐसे भी। ये 3 पॉसिबिलिटी है। अब क्वेश्चन ये है तीनों में से सही कौन सा है? हम जो ड्रॉ कर रहे हैं इसमें से सही स्ट्रक्चर कौन सा है, करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा है? देखो ये जो है ये रॉन्ग स्ट्रक्चर है, ये तो एकदम बिल्कुल ही रॉन्ग है। ये वाला स्ट्रक्चर है ये करेक्ट है। अगर हमें ये मॉलिक्यूल दिया गया है तो हम इसको ऐसे इमेजिन करेंगे, ना कि ऐसे और ऐसे। ये तो एकदम गलत है, इसको हम कोई हाल से नहीं बना सकते। अगर हमें जिगजैग फॉर्म में दिया है तो हमें ये इमेजिन होना चाहिए, ये स्ट्रक्चर, ना कि ये दोनों। देखो अब अगर बात की जाए कार्बन की, हम तो सोच लेते कि चलो कार्बन है, इसमें 4 बॉन्ड है तो 4 बॉन्ड को हम ऐसे ड्रॉ कर दिए। लेकिन ये कार्बन है, ये अगर ये पूरा मॉलिक्यूल देखा जाए तो ये CH4 है, तो ये CH4 है, ये एक्चुअल में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। और जो करेक्ट स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है CH4 का वो कुछ इस तरह से, ये जो 2 बॉन्ड है वो इन द प्लेन है, और एक जो है ये अबव है, मीन्स ये हमारी तरफ आ रहा है, और जो ये एक हाइड्रोजन है वो बिलो है, मीन्स वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। देखो मैं आप लोगों को अभी पेन से बना के बताई थी, मैं आप लोगों को फिर बता देती एक बार और। देखो ये जो 2 है 2 पेन, ये इन द प्लेन है, ये प्लेन में एज इट इज़ आ जा रही है। लेकिन ये जो ये वाली पेन है ये हमारी तरफ आ रही है, और जो ये वाली पेन है वो पीछे की तरफ जा रही है। तो ये इसको हम किससे शो करेंगे? वेज लाइन से, मतलब थिक लाइन से। और जो ये वाली पेन है इसको हम शो करेंगे डैश लाइन से, मीन्स अगर डॉट डॉट ऐसे बनाकर शो करेंगे। और ये जो इन द प्लेन प्रेजेंट है इसको हम शो करेंगे प्लेन लाइन से, 2 सिंगल प्लेन लाइन यूज़ करेंगे दोनों को शो करने के लिए। देखो यहाँ पर मैं लिखी हूँ जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है
CH4 का वो टेट्राहेड्रल है। इसके अलावा ये जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको हम बोलेंगे फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन। ये जो रिप्रेजेंटेशन है CH4 का इसको हम बोलेंगे फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन। इसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट और भी दिया है कि जो ये स्ट्रक्चर था कार्बन का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ये पहले किसने दिया था? वॉन हॉफ ने। और ये 3D स्ट्रक्चर है CH4 का, उसको शो करने के लिए पेपर पे या फिर बोर्ड पर डिफरेंट प्रोजेक्शंस यूज़ की जाती है। देखिए इसमें पहली प्रोजेक्शन है फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन, ये जो हम यूज़ कर रहे हैं अभी तक मैं जो यूज़ करके आप लोग को बताई हूँ, नॉर्मली हम इसको ही यूज़ करते हैं। इसके अलावा दूसरी प्रोजेक्शन है ये है फिशर प्रोजेक्शन, और थर्ड वन जो है ये है न्यूमन प्रोजेक्शन। देखो ये सब प्रोजेक्शन पर आए, इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ क्लियर करना चाहूँगी। क्या क्लियर करना चाहती हूँ मैं? डिफरेंस बिटवीन कन्फर्मेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। कन्फर्मेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ये दोनों वर्ड तो आपने सुना ही होगा। अब ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है हम ये देखेंगे। देखो कन्फर्मेशन और कॉन्फ़िगरेशन, हम क्या बोल रहे हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल है ना दूसरे के कन्फर्मेशन है। अब देखो यहाँ पर चेंजेस क्या है, पहले आप लोग ये वाला मॉलिक्यूल देखो ये मॉलिक्यूल में ना हम ये वाला जो कार्बन है ना इसको कांस्टेंट रखे और ये तीनों बॉन्ड को रोटेट किए। देखो ये यहाँ पर एज इट इज़ कांस्टेंट है, और जो हाइड्रोजन है ना वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया है, और जो ब्रोमीन है ना ये यहाँ पर शिफ्ट हो गए, और जो फ्लोरीन है ना जो ये हाइड्रोजन की पोजीशन पर आ गए। देखो हम ऐसे ये तीनों को रोटेट कर रहे हैं, और ये जो इसी पोजीशन है ये फिक्स रखे, और जो सिंगल बॉन्ड के अराउंड जो कार्बन है Cl और कार्बन ये दोनों के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो हम ये तीनों को ऐसे रोटेट कर रहे हैं। तो रोटेशन से जो स्ट्रक्चर बनेगा, रोटेशन करने के बाद स्ट्रक्चर में जो भी चेंज आए, आज नए जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसको हम बोलेंगे कि ये दोनों दूसरे के कन्फॉर्मेशन से। ये किससे बन रहे हैं? सिर्फ हम रोटेशन कर रहे हैं अराउंड सिंगल बॉन्ड के, जो सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करने से न्यू स्ट्रक्चर बनेंगे, इसको हम बोलेंगे कि ये कन्फॉर्मेशन है एक दूसरे की। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस और भी लिखा है। देखो ऑल द कन्फॉर्मेशंस आर आइडेंटिकल। जितनी भी कन्फॉर्मेशन रहेंगे मतलब जितने भी स्ट्रक्चर बनेंगे सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करने से वो सब स्ट्रक्चर्स क्या रहेंगे? आइडेंटिकल रहेंगे। इसके अलावा पोजीशन ऑफ वन बॉन्ड फिक्स्ड एंड द पोजीशन ऑफ 3 बॉन्ड आर चेंज्ड। मैं आप लोग बताई हूँ कि जो एक बॉन्ड थी Cl और जो एक बॉन्ड थी मैं आप लोग को बताई Cl और कार्बन, इसको हम फिक्स रखे थे। इसके अलावा ये 3 बॉन्ड थी, हम ये सब की पोजीशन कंटिन्यूअस चेंज कर रहे थे, ये बॉन्ड को हम ऐसे रोटेट कर रहे थे, और ये Cl और कार्बन के बीच में बॉन्ड इसको हम फिक्स रखे। यहाँ पर यही लिखा है कि पोजीशन ऑफ 1 बॉन्ड इज़ फिक्स्ड एंड पोजीशन ऑफ 3 बॉन्ड आर चेंज्ड। देखो अगर एग्जांपल देखी जाए तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो CHO है इसको फिक्स रखा गया है, और ये तीनों की पोजीशन को चेंज किया गया है। आप लोग देख सकते हो कि जो OH है ये H की पोजीशन पर आ गया है, H जो है CH2OH की पोजीशन पर चला गया है, और CH2OH जो है ये OH की पोजीशन पर चला गया ये मॉलिक्यूल में। तो इसको बस क्या किया गया है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड पूरे मॉलिक्यूल को रोटेट किया गया है, और एक मॉलिक्यूल को कांस्टेंट रखे हैं, और जो 3 एटम है और मॉलिक्यूल उसको हम रोटेट कर रहे हैं। तो ये क्या है? आइडेंटिकल। इसको आप लोग सिंपली बोलेंगे ये आइडेंटिकल है। इसके अलावा ये कन्फॉर्मेशंस है, एक दूसरे के लिए ये कन्फॉर्मेशन है, आइडेंटिकल है। ये बात ही कन्फॉर्मेशन की। अब हम देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन। देखो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर क्या किया गया है, ये दोनों को कांस्टेंट रखा गया है, और सिर्फ ये दोनों की पोजीशन चेंज की गई है। देखो अगर हम एक बॉन्ड को कांस्टेंट रखें और उसको और बाकी के तीनों बॉन्ड को रोटेट करें तो ये तो पॉसिबल है, लेकिन अगर हम 2 बॉन्ड को कांस्टेंट रखें और 2 बॉन्ड को रोटेट किए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ, हो सकता है आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो ये हमारा मॉलिक्यूल है, ये जो 2 पेन है ना ये इधर की, ये दोनों इन द प्लेन है, ये हमारी तरफ है, और ये जो है ये पीछे की तरफ जा रहे हैं। अब ये अगर ये इसको कांस्टेंट हम रखें और ये पूरा मॉलिक्यूल जो ऐसे हम रोटेट करते गए, जैसे देखो ज़्यादा रोटेशन तो पॉसिबल नहीं बस, लेकिन आप लोग समझ सकते हो
कि ये बॉन्ड को हम कांस्टेंट रखे, इसको बस घुमा रहे और ये तीनों रोटेट हो रहे, तो ये क्या है, कन्फर्मेशन। देखो इसको हम पकड़े, ये वाली जो है ना, इसको हम पकड़ लिए और इसको ऐसे घुमा रहे और बदले में ये तीनों रोटेट हो रहे, इसको हम बोलेंगे कन्फर्मेशन। लेकिन अगर हम ये दोनों जो है, देखो ये दोनों जो इन द प्लेन है, ये दोनों को अगर हम पकड़ लिए और अगर हम कोशिश करेंगे कि ये दोनों घूम जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर दो बॉन्ड को हम पकड़ के रखें और हम चाह रहे कि ये दो बॉन्ड है ना ये घूमे, तो ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं। देखो अगर ये दोनों को हम कांस्टेंट रखेंगे, इसको घुमाने जाएंगे, तो ये जो दोनों है ये भी रोटेट होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि ये दो कांस्टेंट है और दो घूमे। देखो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, मतलब ये दोनों को एक्सचेंज करना है, फ्लोरीन और Br को। तो हम क्या करेंगे, बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। ये जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करके आगे वाली को पीछे लेके चले जाएंगे और पीछे वाली जो Br की बॉन्ड है इसको आगे लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बॉन्ड को ब्रेक कर दे रहे हैं। यहाँ पर कन्फर्मेशन में सिंपली रोटेशन था, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक भी कर रहे और मेक भी कर रहे। यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग दोनों पॉसिबल है। तो अगर कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल यहाँ पर दो बॉन्ड तो कांस्टेंट है, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जहाँ पर दो बॉन्ड तो कांस्टेंट है लेकिन दो बॉन्ड अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे ये दोनों दूसरे की कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन को हम और क्या बोलेंगे, मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। ये कॉन्फ़िगरेशन है, इसको हम एक और बोलेंगे, और वर्ड यूज़ करेंगे, इनेंशियोमर। देखो यहाँ पे लिखा है पोजीशन ऑफ टू बॉन्ड आर फिक्स्ड, देन टू बॉन्ड आर नॉट रोटेट, दे चेंज बाय ब्रेकिंग। अगर दो बॉन्ड की पोजीशन फिक्स है तो जो दूसरी दो बॉन्ड है उसको हम रोटेट नहीं करवा सकते। और अगर दोनों को एक दूसरे में एक्सचेंज करना है तो हम क्या करेंगे, ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड करेंगे। हम बॉन्ड को ब्रेक भी करेंगे और दोबारा फॉर्म भी करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये जो एक दूसरे के कॉन्फ़िगरेशन है या फिर इनेंशियोमर है। देखो यहाँ पर एग्जांपल भी लिखी है, आप लोग एग्जांपल में देख सकते हो कि ये दो है, ये दोनों कांस्टेंट है, दोनों की पोजीशन वही है, लेकिन जो OH और H है ये दोनों अपनी पोजीशन एक्सचेंज किए। तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों जो है एक दूसरे के कॉन्फ़िगरेशन या फिर इनेंशियोमर है। अगर आप लोग एग्ज़ाम में ऐसा कुछ मॉलिक्यूल दिया जाए और पूछा जाए कि वो दूसरे की कॉन्फॉर्मेशन है या कॉन्फ़िगरेशन है, देखो ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही है। मैं देखी हूँ सेट के पेपर में भी, नेट के पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो आप लोग को ये समझते या ये देखते आना चाहिए, और आप लोग क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हो अपने तौर से भी कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। देखो आज के लिए इतना ही, हम आगे का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।